हाँ भैया, बच्चों नमस्कार। हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण बच्चों दो प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के, अवतल दर्पण और दूसरा होता है बच्चों उत्तल दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण दो तरह के हुए। अवतल अवतल दर्पण बच्चों कौन सा होता है? यानी दर्पण जो होता है वो गोले का कटा हिस्सा है। तो जिस दर्पण का धसा हुआ भाग, जिस दर्पण का धसा हुआ भाग, ये बच्चों धसा हुआ भाग है, और ये धसा हुआ भाग, जिस गोले दर्पण का धसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है, यानी प्रकाश किरण आपतित होती है और आपतित होने के बाद वो परावर्तित हो जाती है। अवतल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जिसका धसा हुआ भाग किसका काम करे? परावर्तक का काम करे, उसे क्या कहते हैं भैया? अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण क्या है? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग, यानी ये उभरा हुआ भाग है। कैसा भाग है बच्चों? ये उभरा हुआ। जिस गोलीय दर्पण का उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इस उभरे हुए भाग पर जब प्रकाश किरणें आपतित की जाती हैं तो ये परावर्तित हो जाती हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? परावर्तित। ठीक है, तो वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग क्या कर रहा है? परावर्तन का कार्य कर रहा है, यानी उभरे हुए भाग पर जब प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तो ये परावर्तित हो जाती हैं। इसी प्रकार अवतल दर्पण था वह गोलीय दर्पण जिसका धसा हुआ भाग, अंदर से धसा हुआ है, धसा हुआ भाग किसका काम करे? परावर्तक का काम करे। यानी इस धसे हुए परावर्तक भाग पर जब प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तो ये परावर्तित हो जाती हैं। तो वह गोलीय दर्पण जिसका धसा हुआ भाग परावर्तक का काम करता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और वह दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखो बच्चों, अवतल जो दर्पण है यह आपतित होने वाली, इस अवतल दर्पण पर यदि प्रकाश किरणें आपतित होंगी तो ये प्रकाश किरणों को बच्चों एक बिंदु पर एकत्रित करेगा। ये आपका अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण पर अगर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, तो इन आपतित होने वाले प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर एकत्रित करेगा। जितनी भी प्रकाश किरणें आपतित होंगी सबको एक ही बिंदु पर क्या करेगा? एकत्रित करेगा। यानी सभी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं। तो अवतल दर्पण जो होता है वो आपतित होने वाले प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है। इसलिए इस अवतल दर्पण को बच्चों अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि यह आपतित होने वाले प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है, यानी अभिसारित करता है, इसलिए हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और बच्चों उत्तल जो दर्पण है इस पर आपतित होने वाले प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं? एकत्रित नहीं हो रही हैं। क्या हो रही हैं? प्रकाश किरणें
फैलती हैं, यानी अपसारित होती हैं। तो उत्तल जो दर्पण होता है, उत्तल दर्पण आपतित होने वाले प्रकाश किरणों को फैलाता है या अपसारित करता है, इसलिए इस उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि यह आपतित होने वाले प्रकाश किरणों को क्या करता है? फैलाता है या अपसारित करता है, इसलिए हम उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो बच्चों ये हुआ अवतल दर्पण, जो प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है, इसलिए इसे हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसका धंसा हुआ भाग क्या कर रहा है? परावर्तक का कार्य कर रहा है। इधर उत्तल दर्पण जिसका उभरा हुआ परावर्तक का कार्य करता है और आपतित होने वाले प्रकाश किरणों को ये फैलाता है यानी अपसारित करता है, इसलिए इसको हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो यह हुआ गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों। अब आप बच्चों गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखेंगे। जो गोलीय दर्पण होते हैं उनसे संबंधित कुछ परिभाषा हैं। सबसे पहले देखेंगे आप दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है बच्चों, ये देखना है। तो देखो बच्चों, जो दर्पण होते हैं गोलीय दर्पण, उत्तल व अवतल, इन दर्पणों का जो परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ के मध्य जो बिंदु होता है उसे हम बिंदु O, जिससे दर्पण का क्या कहते हैं बच्चों? ध्रुव कहते हैं। ठीक है। तो अपन दर्पण के ध्रुव की क्या परिभाषा देंगे? यानी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य स्थित बिंदु, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य स्थित बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दर्पण का ध्रुव कहलाता है, यानी दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है बच्चों, और इस परावर्तक पृष्ठ के मध्य जो बिंदु होता है, जिसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दूसरा है बच्चों, देखेंगे नंबर 2 है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होता है बच्चों? जो गोलीय दर्पण होते हैं, ये बच्चों आपको मालूम है, जो गोलीय दर्पण होते हैं, उत्तल अवतल जो गोलीय दर्पण होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये गोलीय दर्पण गोलों के कटे हुए हिस्सा थे, और गोलों के कटे हुए हिस्सा होने के कारण गोले का जो केंद्र बिंदु होता था वो इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है बच्चों। ठीक है। यानी जो दर्पण होता है वो गोले का कटा हुआ हिस्सा होता है, और गोले का कटा हुआ हिस्सा होने के कारण उस गोले का जो केंद्र बिंदु है वो दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। तो आप इसकी परिभाषा देखेंगे। दर्पण को यदि गोले का कटा हुआ हिस्सा माने तो
दर्पण को यदि गोले का कटा हुआ हिस्सा माने तो उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी बच्चों ये चित्र भी नोट करने हैं और इनकी परिभाषा भी आपको नोट करते चलना है, समझना है और नोट भी करने। दर्पण को बच्चों हम गोले का हिस्सा मानते हैं, कटा हुआ हिस्सा, और इस गोले का जो केंद्र बिंदु होता है यह दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। यानी दर्पण को यदि गोले का कटा हुआ हिस्सा माने तो उस गोले का केंद्र दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है बच्चों। दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है बच्चों? तो बच्चों जो दर्पण होते हैं, गोले दर्पण है, ये गोले के कटे ही हिस्सा होते हैं। जो हम आपको बता चुके हैं कि दर्पण जो होते हैं वो गोले के कटे हुए हिस्सा हैं। और बच्चों इस दर्पण को अगर हम गोले का कटा हुआ हिस्सा माने, तो इस गोले की जो त्रिज्या है बच्चों, ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी दर्पण को यदि हम गोले का कटा हुआ हिस्सा माने तो उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो लिखना है, समझना बच्चों, इसकी परिभाषा क्या होगी? दर्पण को यानी गोलीय दर्पण को यदि गोले का कटा हुआ हिस्सा या भाग माने तो दर्पण को, कैसे दर्पण को बच्चों? गोलीय दर्पण की बात चल रही है यहां। गोलीय दर्पण को यदि गोले का कटा हुआ हिस्सा माने तो उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। गोले दर्पण को यदि गोले का कटा हुआ हिस्सा माने तो उस गोले की जो बच्चों त्रिज्या होती है वो दर्पण की क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अगली परिभाषा है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को देखेंगे बच्चों। यानी अपना जो गोलीय दर्पण होता है बच्चों, इस गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य होता है आपका ध्रुव, और ये होता है इसका वक्रता केंद्र, और ये है इसकी वक्रता त्रिज्या। तो बच्चों मुख्य अक्ष जो होता है वो एक काल्पनिक रेखा होती है जो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है।
ये जो काल्पनिक रेखा है इसको अपन एक्स या एक्स डेक्स कह सकते हैं। मुख अक्ष की परिभाषा क्या होगी बच्चों? दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक सरल रेखा मुख अक्ष कहलाती है। क्या लिखेंगे, क्या समझेंगे? देखो बच्चों, परिभाषा क्या होगी? दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव से होकर, वक्रता केंद्र व ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक सरल रेखा, काल्पनिक सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है या मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव से होकर गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है बच्चों, वो मुख्य अक्ष कहलाती है, जो आर पार गुजरती है। एक काल्पनिक रेखा है जो वक्रता केंद्र ध्रुव से होकर गुजरती है, ये मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस बिंदु क्या होता है बच्चों? यानी जो गोले दर्पण होते हैं, जैसे ये अवतल दर्पण है, गोले दर्पण, इस दर्पण का जो मुख्य अक्ष होता है बच्चों, ये मुख्य अक्ष है। और मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरणें आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरणें आती हैं बच्चों, दर्पण से परावर्तित होती हैं और परावर्तित होकर के बच्चों मुख्य अक्ष से होकर गुजरती हैं। और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, वह बिंदु बच्चों दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। तो इसकी परिभाषा अपन कैसे लिखेंगे, क्या देंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है, वह बिंदु दर्पण का फोकस बिंदु, दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है।
यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण बच्चों दर्पण पर आपतित होती है। आपतित होने बाद उसका परावर्तन होता है और ये परावर्तित किरण जो है इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरेगी वह बिंदु दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है वह बिंदु दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। तो बच्चों अवतल दर्पण में तो ये गुजरती है, ये आपका दर्पण है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से तो गुजरती है। अगर ये उत्तल दर्पण होता तो क्या होता, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आती वो बच्चों परावर्तित होती और ये इस फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती। तो उत्तल दर्पण में एक गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती नहीं है, केवल गुजरती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में जो गुजरती है वो अवतल दर्पण में गुजरती है और उत्तल दर्पण में केवल गुजरती हुई प्रतीत होती है। अगला बिंदु लिखेंगे बच्चों फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है बच्चों, जो गोले दर्पण होता है इसका केंद्र दर्पण का ध्रुव कहलाता है बिंदु O, मध्य केंद्र, और बच्चों जो मुख्य अक्ष है इस मुख्य अक्ष का जो फोकस बिंदु होता है तो इस फोकस बिंदु से बच्चों इस फोकस बिंदु से और ध्रुव के बीच की जो दूरी है ये फोकस दूरी कहलाती है बच्चों। यानी दर्पण का जो ध्रुव है और दर्पण का जो फोकस बिंदु है तो फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की जो दूरी है वो फोकस दूरी कहलाती है। तो क्या लिखना है बच्चों, दर्पण के ध्रुव व फोकस बिंदु के मध्य की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। दर्पण के ध्रुव व फोकस बिंदु के मध्य की दूरी बच्चों दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। यानी दर्पण का जो फोकस बिंदु है और दर्पण का जो ध्रुव है इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो बच्चों फोकस दूरी कहलाती है।